हो गई। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रविंद्र यादव आप सबका डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बेटा एक बार बताइएगा फटाफट, आप सारे के सारे जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, आप सब कैसे हैं। एक बार बेटा फटाफट अपनी हाजिरी लगवाइएगा और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने गांधी एरा की शुरुआत की थी, गांधी युग की जो हमने शुरुआत की थी, तो गांधी युग के अंदर हम 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे भाई। गांधी युग के अंदर हमने सबसे पहला जो शुरुआती जो दौर देखा था, उसके अंदर हमने महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन की बात की थी। और प्रारंभिक जीवन को पढ़ते हुए फिर हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। और उसके बाद नेक्स्ट हमने जो अगली जो क्लास थी सेकंड, हमारी जो गांधी युग से रिलेटेड जो क्लास थी, तो सेकंड क्लास के अंदर भाई हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उस असहयोग आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो चलिए दोस्तों, आज के नेक्स्ट पार्ट की आज हम शुरुआत करते हैं। गांधी युग के अगले सेशन की शुरुआत करते हैं कि सर गांधी युग के अंदर जो अगला जो दौर आएगा, असहयोग आंदोलन के बाद अगला जो दौर आएगा वो आपका क्या रहने वाला है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए भाई आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज के सेशन की जो शुरुआत करेंगे, तो अब आप बड़े ध्यान से समझना इन बातों को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। और मान के चलना कि ये जो गांधी युग है, गांधी युग एकमात्र भाई ऐसा टॉपिक होगा आधुनिक भारत के अंदर जहां से एग्जामिनर हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्योंकि बिना महात्मा गांधी के ना तो कोई भी परीक्षा सफल हो पाती, और ना ही एग्जामिनर जो होता है, तो एग्जामिनर को ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं गांधी युग की या गांधी एरा के बारे में। तो दोस्तों एक बार मैं आपको लास्ट क्लास का जो रिकैप करा देता हूं कि सर लास्ट क्लास के अंदर हमने कहां तक किया था। तो बेटा मैंने आपको असहयोग आंदोलन बताया था, और असहयोग आंदोलन जो चल रहा था तो उसके उद्देश्य, उसके कारण, कैसे शुरू हुआ, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं, तो लास्ट घटना को आप सुनेंगे। बेटा ये जब असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब चलेगा, तो 5 फरवरी 1922 को घटना घटेगी। ध्यान से समझना भाई, 5 फरवरी 1922 को घटना घटेगी। और सर ये घटना आपकी कौन सी होगी, तो इस घटना का नाम होगा चोरी चोरा कांड के नाम से। बेटा एक घटना घटेगी जिस घटना का नाम क्या होगा, चोरी चोरा कांड। अब आप ये ध्यान देंगे कि सर ये चोरी चोरा कांड था क्या। तो बेटा अगर हम बात करें, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी जो लोग हुआ करते थे, सर ये पहुंचेंगे चोरा चोरी नामक स्थान पर। सबसे पहली बात कि सर ये चोरा चोरी नामक स्थान होगा कहां पर, तो आपका आंसर रहने वाला है गोरखपुर, यूपी के अंदर। बेटा एक जगह होगी यूपी के अंदर गोरखपुर, और गोरखपुर के अंदर स्थान रहने वाला आपका चोरा चोरी नामक स्थान। इस बात को भी आप ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें इसके बारे में कि सर 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी कांड की जो घटना घटेगी, अब जब ये चोरा चोरी कांड की जब घटना घटी, तो ये घटना थी क्या, तो आप ध्यान से समझेंगे। सर यहाँ पर आंदोलनकारी जब लोग पहुंचे, तो चोरा चोरी जो पुलिस स्टेशन हुआ करता था, बेटा ध्यान से समझना इस बात को कि सर जो चोरा चोरी नामक जो पुलिस स्टेशन हुआ करता था, इस पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों द्वारा क्या कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा सर हम अच्छे तरीके से जानते हैं, आप भी कैसी बात करते हो। मैंने कि भाई बताओ, तो आपने कहा कि सर लाठी चार्ज कर दिया। और जब लाठी चार्ज किया, तो इसी दौरान आंदोलनकारी जो लोग थे, यानी कि सर भीड़ जो हुआ करती थी, ये भीड़ आपकी किस में आ गई, गुस्से में। और जब भीड़ गुस्से के अंदर आई, तो इन्होंने चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर क्या लगा दी, आग। और बेटा आप ध्यान देंगे, जब चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगाई, तो इसी दौरान यहाँ पर चोरा चोरी नामक पुलिस स्टेशन के अंदर 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और जैसे ये 22 पुलिसकर्मी मारे गए, तो भाई हमने पढ़ा था लास्ट जो हमारी क्लास थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सर महात्मा गांधी हमेशा और हमेशा किस रास्ते पर चलते थे या किस रास्ते को अपनाते थे, तो वो रास्ता आपका कौन सा था, अहिंसा। महात्मा गांधी हमेशा और हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। और महात्मा गांधी जब अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, तो इसलिए जैसे ये बात महात्मा गांधी को पता चला, तो बेटा 12 फरवरी, अब इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापिस। और महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को जब वापिस लिया,
यानी कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और दोस्तों अब आप ये समझेंगे कि सर 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया तो उसके पश्चात अगली घटना घटेगी भाई 10 मार्च 1922 को। और 10 मार्च 1922 को जो घटना घटेगी तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को क्या कर लिया, गिरफ्तार। और अंग्रेजों ने जब महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके और भाई इसको किस जेल में डाल दिया, तो आपका आंसर रहेगा सर मुंबई। और आप बताओगे कि सर हम अच्छे तरीके से जानते हैं महात्मा गांधी को कितने वर्षों की सजा हुई थी, तो 6 वर्षों की महात्मा गांधी को जेल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों कुछ बातें जो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका था, उन्हीं बातों को मैंने आपको दोबारा से बताने की कोशिश की है, समझाया है कि भाई 5 फरवरी 1922 को घटना घटेगी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा नामक जो स्थान रहने वाला है तो भाई ये आपका होगा कहां पर, गोरखपुर यूपी के अंदर। और बेटा ये घटना थी क्या, तो सर चोरा चोरी जो पुलिस स्टेशन हुआ करता था तो पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। और पुलिस कर्मियों के द्वारा जब लाठी चार्ज किया गया तो आंदोलनकारी जो लोग हुआ करते थे सर, भीड़ जो हुआ करती थी, भीड़ ने गुस्से में आकर और पुलिस स्टेशन में क्या लगा दी, आग। और पुलिस स्टेशन में जब आग लगाई तो कितने पुलिसकर्मी मारे गए, 22। और इसी दौरान जैसे ये घटना घटी तो महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चले गए और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब दोस्तों आप ये समझेंगे कि सर जैसे ही महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो बेटा 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद कौन सी जेल में डाल दिया, मुंबई जेल के अंदर डाल दिया। ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये जो घटना थी, ये घटना थी, आपसे क्वेश्चन करेगा। अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, मैं बार बार यानी कि साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूंगा कि कैसे कैसे एग्जामिनर जो है वो लैंग्वेज को चेंज कर सकता है और बेटा कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब आप इस बात को ध्यान से समझना कि सर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे करेगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किन कारणों से वापस लिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किन कारणों की वजह से वापस लिया। आपको ऑप्शन में देगा, फर्स्ट ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन देगा बेटा रोलेट एक्ट का भारत में आना, बी ऑप्शन दे देगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा ऑप्शन दे देगा चोरा चोरी कांड की घटना, और डी ऑप्शन देगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपके सामने डाल देगा, फोर्थ ऑप्शन रख देगा कि इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से कोई भी ऑप्शन आपके सामने डाल देगा तो ध्यान रखेंगे कि सर असहयोग आंदोलन जो था, तो असहयोग आंदोलन बेसिकली अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में तो भाई असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया तो आप बताओगे कि सर चोरा चोरी कांड की घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को क्या लिया गया, वापस लिया गया। चलिए भाई नेक्स्ट शुरुआत करते हैं, हम अगले पॉइंट की अब शुरुआत करते हैं। और अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा तो अब आप ध्यान से समझना, सर महात्मा गांधी जो हुआ करते थे तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था, तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा क्या ले लिया, वापिस। और जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापिस लिया तो सर महात्मा गांधी के फैसले के खिलाफ हो गए कुछ लोग। और जब लोग महात्मा गांधी के इस फैसले के खिलाफ हुए तो उन लोगों के द्वारा बेटा आप समझेंगे कि उन लोगों के द्वारा कांग्रेस जो पार्टी हुआ करती थी सर, ये जो कांग्रेस जो हुआ करती थी, इस कांग्रेस पार्टी से क्या दे दिया, त्याग पत्र। यानी कि कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और उनमें जो इस्तीफा देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन हुआ करते थे, तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक महिला होगी जिसका नाम होगा एनी बेसेंट, एक महिला होगी जिस महिला का नाम क्या होगा, एनी बेसेंट। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट तो हमारे पास एक व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति का नाम होगा भाई विपिन चंद्र पाल। भाई आपने पढ़ा था 1907 के अंदर जब सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन हुआ था तो उस दौरान कांग्रेस 2 भागों में बटी थी। एक भाग हमने पढ़ा था नरम दल और दूसरा भाग हमने पढ़ा था गरम दल। अब दोस्तों जो गरम दल के जो नेता हुआ करते थे उन्हीं में से एक व्यक्ति हुआ करता था विपिन चंद्र पाल, यानी कि लाल बाल और पाल कि सर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो ये 3 व्यक्ति हुआ करते थे।
तो कांग्रेस पार्टी से जो इस्तीफा देंगे तो उसमें एक व्यक्ति का एक महिला का नाम होगा एनी बेसेंट, व्यक्ति होंगे विपिन चंद्रपाल, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला व्यक्ति होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला जो व्यक्ति होगा तो ये आपका कौन रहने वाला है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार आप सब लोग थम्स अप करेंगे कि हाँ सर ये बात, यहां तक की जो बात है वो बड़े अच्छे से क्लियर हुई है, बड़े अच्छे से समझ में आई है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया, और असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया तो कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी से क्या दे दिया, त्यागपत्र। और कांग्रेस पार्टी से जो त्यागपत्र दिया तो उसमें एक महिला होगी एनी बेसेंट, एक व्यक्ति होंगे विपिन चंद्रपाल, और एक व्यक्ति होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर इसी दौरान अगर हम बात करें जब ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो नेक्स्ट जो घटना घटेगी, तो अगली घटना को बेटा आप ध्यान से समझना। अगर हम बात करें अगली घटना के बारे में तो अब इस बात को आप ध्यान से समझना, अगली घटना क्या घटेगी भाई? अगली घटना घटेगी सर 1923 के अंदर एक पार्टी का गठन होगा, और इस पार्टी का नाम होगा स्वराज पार्टी। बेटा बड़े ध्यान से समझना, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो भाई स्वराज पार्टी के अंदर, स्वराज पार्टी का सर जो संस्थापक होगा, इसका जो फाउंडर था, यानी कि किस व्यक्ति के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो उसके अंदर आप बताओगे कि सर ये बात तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका जो फाउंडर था उसमें एक व्यक्ति का नाम होगा मोतीलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें तो भाई दूसरे व्यक्ति का नाम होगा CR दास। तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, जिसमें एक व्यक्ति का नाम होगा, यानी कि संस्थापक जो होगा तो उसमें एक व्यक्ति का नाम होगा मोतीलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति का जो नाम होगा तो दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होगा, CR दास। यहां तक क्लियर है क्या? अब दोस्तों आप नेक्स्ट पॉइंट को ये भी ध्यान रखेंगे कि सर अगर हम बात करें इस पार्टी का, यानी कि स्वराज पार्टी का एक प्रेसिडेंट भी बनाया गया था सर, इस स्वराज पार्टी का एक अध्यक्ष भी था, और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो भाई प्रेसिडेंट कौन था, तो आपका आंसर होगा CR दास। लेकिन इसी के साथ साथ सर स्वराज पार्टी का जो महासचिव, यानी कि सर जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, तो महासचिव कौन था, मोतीलाल नेहरू। फाउंडर की अगर हम बात करें, संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक में दो लोग होंगे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम होगा मोतीलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति का नाम होगा CR दास। प्रेसिडेंट जो होगा, अध्यक्ष जो होगा, तो अध्यक्ष होगा CR दास, और महासचिव जो होगा तो ये आपका कौन रहने वाला है, आप बताओगे कि सर मोतीलाल नेहरू। यहां तक क्लियर है क्या? अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप ये समझेंगे कि सर ये जो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया 1923 में, किस स्थान पर इसका गठन किया गया? भाई अगर हम बात करें दोस्तों स्थान के बारे में कि कौन से स्थान पर इसका गठन हुआ, तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इस पार्टी की जो स्थापना की गई थी, तो पार्टी की स्थापना की गई थी कहां पर, आनंद भवन। और आनंद भवन जो आपका रहने वाला है, आनंद भवन आपका रहने वाला है कहां पर, इलाहाबाद। तो कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना होगी आनंद भवन इलाहाबाद के अंदर। और बेटा आनंद भवन जो होगा तो ये आपका रहने वाला है कि सर ये निवास स्थान होगा किसका, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों का जो निवास स्थान हुआ करता था, उसी का नाम था आनंद भवन। और सर ये कहां पर होगा, तो आपका आंसर रहेगा कि सर ये होगा इलाहाबाद के अंदर। भाई यहां तक सबको सारी बातें क्लियर है क्या? एक बार बताइए कि हाँ सर ये बातें, यहां तक की जो बातें हैं ये बातें हमें समझ में आई है, यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े क्या? चलिए दोस्तों, तो अब आप ध्यान से समझना, अभी कुछ बातें मैं आपको स्वराज पार्टी के बारे में बता रहा हूं कि सर 1923 में स्वराज पार्टी बनेगी। इसका जो गठन हुआ था वो 1923 में होगा। कहां पर हुआ था, किस स्थान पर, तो आनंद भवन इलाहाबाद। और संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। लेकिन सर इस स्वराज पार्टी का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट तो आपका आंसर होगा CR दास, और मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया था, महासचिव। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ कि अगला जो पॉइंट होगा वो अगला पॉइंट क्या रहने वाला है सर, स्वराज पार्टी से रिलेटेड। तो बेटा स्वराज पार्टी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट अब आप ये समझेंगे कि सर 1923 के अंदर जो केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, इस केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होगा।
इस केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होगा। और बेटा जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ तो अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 101 सीटों में से 42 सीटें जो प्राप्त हुई थी, 42 जो सीटें प्राप्त हुई थी वो किस पार्टी को प्राप्त हुई थी। तो आप इस बात को ध्यान से समझना कि सर केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जब केंद्रीय विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो इसमें 101 सीटों में से 42 जो सीटें होंगी, 42 जो सीटें होंगी तो ये किसको प्राप्त होगी, तो आपका आंसर होगा स्वराज पार्टी। दोस्तों आप ये बताइएगा, कहने का उद्देश्य ये होगा मेरा कि सर बिल्कुल नई नवेली जो पार्टी बनी थी, बिल्कुल नई पार्टी जो 1923 में जिसकी स्टैब्लिश होगी, और यही पार्टी जब केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जब इसने भाग लिया, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जब इन्होंने हिस्सा लिया तो उसी दौरान अब आप इस बात को समझेंगे ध्यान से कि सर 101 में से 42 सीटें इस पार्टी ने क्या की थी, प्राप्त। दोस्तों आगे चलकर अगर हम बात करें नेक्स्ट घटना को, स्वराज पार्टी से ही रिलेटेड जो होगी तो उसको आप समझते चलना। 1925 के अंदर केंद्रीय विधानसभा का 1925 में केंद्रीय विधानसभा का 1925 में केंद्रीय विधानसभा का सबसे पहला केंद्रीय विधानसभा का सबसे पहला भारतीय अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा का सबसे पहला भारतीय अध्यक्ष बनेगा। और दोस्तों इसका जो नाम रहने वाला है, जो सबसे पहला भारतीय अध्यक्ष बना था तो उस व्यक्ति का नाम होगा सरदार विठल भाई, सरदार विठल भाई। यहां तक क्लियर है क्या कि सर 1925 के अंदर केंद्रीय विधानसभा का सबसे पहला भारतीय अध्यक्ष बनेगा, जिस व्यक्ति का नाम क्या होगा, सरदार विठल भाई। दोस्तों दूसरी बात को आप ध्यान ये भी रखेंगे, इसके अंदर आप ये भी बताइएगा कि सर स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य हुआ करता था, स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। तो बेटा उद्देश्य में आप बताओगे कि अंग्रेजों के द्वारा की गई गतिविधियों के बीच बाधा उत्पन्न करना। यानी कि सर इनका काम था, अंग्रेज कोई भी काम करेंगे तो हम उसके बीच में बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे। कहने का अर्थ बिल्कुल सिंपल भाषा में आप ऐसे समझना कि सर इनका जो काम था, स्वराज पार्टी का जो गठन करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि भाई अंग्रेज जो भी काम करेंगे तो हम उसके बीच में एक तरीके से टांग अड़ाने का क्या करेंगे, काम। बिल्कुल क्लियर है क्या? यहां तक आप सबको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए भाई कि उद्देश्य क्या था, चुनाव में कितनी सीटें मिली थी, इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब अगर हम बात करें सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अगली जो घटना घटेगी तो अगली घटना क्या होगी दोस्तों, 1925 या 1925 के अंदर, ध्यान से समझना, अगली घटना को समझना। 1925 और 1925 के अंदर CR दास जो हुआ करते थे, तो CR दास की क्या हो गई, मृत्यु। और CR दास की यानी कि चितरंजन दास की जब मृत्यु हुई तो आगे चलकर 1928 के अंदर कांग्रेस जो स्वराज जो पार्टी हुआ करती थी 1928 के अंदर, ये जो स्वराज पार्टी हुआ करती थी सर, इस स्वराज पार्टी का विलय कर दिया गया, स्वराज पार्टी को मर्ज कर दिया गया। और ये जो मर्ज किया गया या ये जो विलय किया गया, तो विलय किस पार्टी के अंदर किया गया, कांग्रेस में। बेटा ये जो स्वराज पार्टी थी, ये स्वराज पार्टी कांग्रेस से ही अलग होकर बनी थी और वापिस इसको कांग्रेस में ही क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1923 के अंदर पार्टी का गठन हुआ है और ये पार्टी चलेगी कब तक, तो आपका आंसर रहेगा सर 1928 तक। स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन थे, तो हमने चर्चा की मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। यहां तक आप सब लोग ध्यान रखेंगे, बड़ी बेसिक बातें हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ये जो बातें हैं ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। चलिए भाई नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि सर अगली जो घटना घटेगी तो अगली घटना क्या रहने वाली है, या अगली घटना के बारे में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो अगली घटना को बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। दोस्तों भारत के अंदर अब कुछ क्रांतिकारी लोगों की शुरुआत होगी और ये जो क्रांतिकारी लोग थे तो 1924 या 1924 के अंदर
एक संगठन की स्थापना होगी और जिस संगठन का नाम होगा HRA, यानी कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मैंने कि भाई सुनो इसकी फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका जो पूरा नाम रहने वाला है तो इसका पूरा नाम होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सर अगर हम बात करें इस HRA की जो स्थापना की गई थी तो बेटा ये कहां पर की गई थी? आप कहोगे सर ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी? कानपुर। इसकी जो स्थापना की जाएगी तो भाई स्थापना कहां पर की जाएगी? कानपुर के अंदर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो सर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फिर बनाया किसने था? इसके फाउंडर कौन कौन थे? तो फाउंडर सुनिएगा भाई, फाउंडर की अगर हम बात करें, अध्यक्ष जो हुआ करते थे तो अध्यक्ष कौन कौन थे? तो जिसमें एक व्यक्ति का नाम होगा वरिंदर नाथ घोष, जिसमें कि सर एक व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति का नाम होगा वरिंदर नाथ घोष, और दूसरा जो व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सचिंदर नाथ सान्याल, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था वरिंदर नाथ घोष और दूसरे व्यक्ति का नाम था सचिंदर नाथ सान्याल। तो 1924 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होगा। ये सर कानपुर के अंदर बनाया गया। फाउंडर या संस्थापक कौन कौन थे? तो आप बताओगे कि एक नाम होगा वरिंदर नाथ घोष और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होगा? सचिंदर नाथ सान्याल। अब बेटा आप इस बात को ये भी समझेंगे कि सर जो HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, इस संगठन की जो स्थापना की गई थी, तो इस बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था या इसका उद्देश्य क्या था? तो इस बात को भी आप ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें कि सर इसका ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को परेशान करना। यानी कि सर अब हम ये कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी लोगों के द्वारा ये जो संगठन बनाया गया तो ये किसी ना किसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को परेशान करेंगे, और जब ब्रिटिश साम्राज्य को जब परेशान करेंगे तो अब अगली जो घटना घटेगी, बड़े अच्छे से समझना, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली घटना घटेगी 9 अगस्त 1925, और 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटेगी तो ये घटेगी काकोरी ट्रेन एक्शन। बेसिकली आप इस बात को समझना कि सर पहले इस घटना को जाना जाता था काकोरी ट्रेन कांड के नाम से या काकोरी कांड के नाम से, लेकिन बेटा इसका बाद में नाम चेंज करके और इस घटना का नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। क्लियर है क्या? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सर ये घटना घटेगी कब, तो 9 अगस्त 1925। और बेटा 9 अगस्त 1925 को ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो घटना घटी तो बेसिकली ये घटना थी क्या? तो अब आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि सर 9 अगस्त 1925 को ये जो घटना घटी तो ये घटना थी क्या? तो इस घटना का उद्देश्य था कि क्रांतिकारी जो लोग हुआ करते थे, क्रांतिकारी लोग एक ट्रेन को लूटने का काम करेंगे। और ये जो ट्रेन थी तो बेटा एक सेकंड में इस ट्रेन का नाम भी लिख देता हूं। अच्छा नाम ही था, एक सेकंड। इस ट्रेन का जो नाम होगा तो नाम भी आप याद रख सकते हैं कि सर ट्रेन का नाम क्या होगा या कौन सी ट्रेन को लूटा था। तो ये ट्रेन हुआ करती थी दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। इस ट्रेन का नाम था या कौन सी ट्रेन थी? तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। अब बेटा अगर हम बात करें कि सर ये जो ट्रेन थी ये ट्रेन कहां से कहां तक जाएगी, तो ये ट्रेन जाएगी सर कहां से कहां तक? दिल्ली से लखनऊ की तरफ। और दिल्ली से लखनऊ की तरफ जब ये ट्रेन जाएगी तो बीच में यानी कि दिल्ली से लखनऊ का जो ट्रैक हुआ करता था, दिल्ली से लखनऊ का जो रास्ता हुआ करता था, इस दिल्ली से लखनऊ के रास्ते के अंदर बीच में एक स्टेशन आएगा और उस स्टेशन का नाम आप लोग बता सकते हैं कि सर उस स्टेशन का नाम क्या होगा? काकोरी। और ये जो काकोरी नामक जो स्टेशन हुआ करता था, इस काकोरी नामक स्टेशन पर कुछ लोगों के द्वारा इस मालगाड़ी को या इस ट्रेन को लूटने का क्या किया? काम किया। अच्छा सर अगर हम बात करें कि ट्रेन को जो लूटा गया था तो काकोरी ट्रेन का एक्शन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था सर कि ये जो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे ये इस सरकारी खजाने को लूटकर
यानी कि ब्रिटिशर्स का जो सरकारी खजाना हुआ करता था, जो सरकारी खजाने को लूट कर और ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ हथियार खरीदना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे? तो आप बताओगे कि हाँ सर, ये कुछ हथियार खरीदना चाहते थे। आप बताओगे कि सर ये कुछ हथियार खरीदना चाहते थे। इनका जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या होगा कि सरकारी खजाने को लूटकर और कुछ हथियार खरीदेंगे, यानी कि ब्रिटिशर से या अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम कुछ हथियार परचेज करेंगे, हथियारों को यानी कि वेपन्स को परचेज करेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? तो भाई 9 अगस्त 1925 को घटना घटेगी, काकोरी ट्रेन एक्शन। ट्रेन का नाम क्या होगा? तो दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। 9 अगस्त 1925 को बेटा ये ट्रेन जाएगी कहां से कहां तक? तो आपका आंसर होगा सर दिल्ली से लखनऊ। और दिल्ली से लखनऊ जब ये ट्रेन जाएगी तो काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को लूटा जाएगा। और काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर जब इस ट्रेन को लूटा जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य में आप लोग बताएंगे कि सर ये लोग क्रांतिकारी जो लोग हुआ करते थे, ये सरकारी खजाने को लूटकर और कुछ हथियार या कुछ वेपन्स परचेज करना चाहते थे। यहां तक की बातें सबको क्लियर है क्या भाई? फिर हम नेक्स्ट घटना की बात करते हैं। सर अगर हम बात करें, आपने ये तो बताया कि इस ट्रेन का नाम क्या था, घटना घटेगी कब, ट्रेन का यानी कि इनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस ट्रेन को लूटने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था, तो इसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। ट्रेन को जो लूटने वाले जो लोग हुआ करते थे, यानी कि कौन कौन क्रांतिकारी लोग इसमें शामिल थे, तो आप लोग बताओगे कि सबसे पहला एक व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति का नाम होगा सर राम प्रसाद बिस्मिल्ला। जिस व्यक्ति का नाम होगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। आप ये कहोगे कि अरे सर इस व्यक्ति का नाम तो हमने बड़े अच्छे तरीके से सुना है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो अगला जो व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा अशफाक उल्ला खान। आप कहोगे हाँ सर ये नाम भी सुना है, तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? अशफाक उल्ला खान। बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा जो व्यक्ति हुआ करता था उस व्यक्ति का नाम था राजेंद्र लाड़ी। तीसरा जो व्यक्ति था तो तीसरा व्यक्ति होगा राजेंद्र लाड़ी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ, यानी कि अगला जो सदस्य हुआ करता था, तो बेटा उस व्यक्ति का नाम था ठाकुर रोशन सिंह। ये आप लोग इस बातों को ध्यान रखेंगे कि सर इस काकोरी ट्रेन एक्शन को लूटने के अंदर जो सदस्य हुआ करते थे वो सदस्य कौन कौन हुआ करते थे, तो उसमें से एक व्यक्ति था राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा व्यक्ति था अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी और नेक्स्ट था ठाकुर रोशन सिंह। और बेटा आगे चलकर इन लोगों को, सभी लोगों को, इनको यानी कि किसकी सजा दे दी गई थी? इनको सजा दे दी गई थी फांसी की। ये जो लोग मैंने आपके सामने जो बताए कि सर वो कौन कौन लोग हुआ करते थे जिनके द्वारा काकोरी ट्रेन के अंदर ट्रेन को लूटने का क्या किया गया, काम किया गया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन करेगा, सबसे पहला मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको बेटा सजा दी गई थी किसकी? तो आपका आंसर रहेगा फांसी की। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर ऐसा कौन सा सदस्य था यानी कि मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको सबसे पहले फांसी की सजा दी गई, तो उस व्यक्ति का नाम था अशफाक उल्ला खान। ये 1925 की काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना होगी। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ सर ये जो बात है ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई क्या? तो भाई काकोरी ट्रेन एक्शन था क्या? तो आप ध्यान से समझेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना सर 9 अगस्त 1925 को घटी थी। काकोरी ट्रेन जो एक्शन की जो घटना घटी थी, तो ट्रेन का नाम क्या था? दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगली जो घटना होगी तो वो घटना क्या होगी? तो आप घटना रहेगी भाई कौन सी कि सर दिल्ली से लखनऊ के लिए जब ट्रेन जाएगी तो आपका आंसर होगा कि काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को क्या किया गया? लूटा गया। बेटा इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य में आप बताओगे सरकारी खजाने को लूटकर और कुछ हथियार खरीदना ये लोग चाहते थे, ताकि हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ सके, या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास क्या हो? वेपन्स हो, हथियार हो। और इस काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान जो लोग हुआ करते थे, जिन जिन लोगों के द्वारा ट्रेन को लूटा गया, तो वो लोग कौन कौन थे?
राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। लेकिन सर बाद में आगे चलकर इन लोगों को तो फांसी की सजा दे दी गई थी। मैंने कहा हाँ भाई, इन लोगों को तो क्या मिल गई थी, फांसी की सजा। और सर सबसे पहला मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको फांसी की सजा मिली, मैंने कहा यार ये रहा आपके सामने, और वो व्यक्ति कौन है, अशफाक उल्ला खान। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और इसके बाद सर इतिहास के अंदर अगली जो घटना घटेगी, तो अगली घटना को अब आप समझेंगे। बेटा अगली घटना ये घटेगी कि सर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, पीछे की घटना बता रहा हूं। 1919 के अंदर भारत में एक अधिनियम आया था, जिस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। एक सेकंड, अगली जो घटना घटेगी तो आप ये बताओगे कि सर हाँ सर 1919 के अंदर एक अधिनियम आया तो था, हमने भी सुना है। मैंने कि भाई ये अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अच्छा, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा द्वैध शासन को क्या किया गया, लागू। यानी कि सर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी, इसके द्वारा द्वैध शासन को क्या किया गया, लागू। और जब द्वैध शासन को लागू किया गया तो बेटा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये कहा गया, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये कहा गया कि इस द्वैध शासन की जांच करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष के पश्चात या 10 वर्ष के बाद हमारे द्वारा एक आयोग भेजा जाएगा, हमारे द्वारा एक कमीशन भेजा जाएगा। और ये जो आयोग होगा, ये जो कमीशन होगा सर, ये समीक्षा करेगा। मैंने कि भाई बताओ किस बात की समीक्षा करेगा, तो आप कहोगे कि सर ब्रिटिश क्राउन ने ये जो द्वैध शासन लगाया था, इसी की जांच या इसी की समीक्षा करेगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत लागू किया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटेन की महारानी के द्वारा द्वैध शासन को। और जब ब्रिटिश क्राउन ने इस द्वैध शासन को जब लागू किया, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यह कहा गया कि हमारे द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद एक कमीशन, एक आयोग भेजा जाएगा, और ये जो आयोग होगा ये जांच करेगा, ये समीक्षा करेगा। मैंने कि बताओ भाई किस बात की समीक्षा करेगा, तो आप ये कहोगे कि सर द्वैध शासन जो लगाया गया था, इस द्वैध शासन की क्या करेगा, समीक्षा। मैंने कि चलो भाई, तो चलो अब अगली घटना की अगर हम बात करें, तो दोस्तों 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बाद अगर इस द्वैध शासन की जांच की जाएगी, तो कितने वर्षों के बाद ये आयोग आएगा, तो आप कहोगे कि सर 10 वर्षों के बाद। मैंने कि भाई 10 वर्ष तो बताओ कब कंप्लीट होंगे, तो आप ये कहोगे कि सर 1929 के अंदर। अच्छा दोस्तों 1929 के अंदर भारत में एक आयोग आएगा, भारत में एक कमीशन आएगा, सॉरी भारत में 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग आना था। लेकिन घटना क्या घटेगी, अब आप इस घटना को समझना, यहीं से खेल चलेगा सारा का सारा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर क्या क्या चल रहा है, या ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से कैसे कैसे भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, तो इस बात को भी आप बड़े ध्यान से समझेंगे। और इस बात की अगर हम बात करें तो बेटा 1919 के अकॉर्डिंग तो ये जो कमीशन आना था, ये कमीशन कब आना था, 1929 में। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। तो मैंने कि भाई अब अगली घटना जो घटेगी, वो अगली घटना क्या घटेगी, तो सर इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था, इसी के अनुसार एक कमीशन का या एक आयोग का गठन किया जाएगा। और इस आयोग का नाम क्या होगा, तो इस आयोग का नाम होगा साइमन आयोग, या इसको हम बोलते थे साइमन कमीशन। अच्छा सर अगर हम बात करें साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन की अगर बात की जाए, तो भाई साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, तो बेटा गठन होगा 1927 के अंदर। और उसके बाद सर साइमन कमीशन भारत में आएगा कब, तो आपका आंसर होगा 1928। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया, तो आपका आंसर होगा 1930। तीनों बातों को बड़े ध्यान से समझना। सर साइमन कमीशन का गठन हुआ है, और गठन 1927 1927। सर भारत कब आया, तो आप लोग बताएंगे, आप मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो सब लोग बताएंगे कि भारत आएगा, सर भारत आया 1928 में। और सर इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की, तो रिपोर्ट पेश करेगा 1930 के अंदर। तीनों बातें क्लियर हुई क्या, कि सर साइमन कमीशन एक्चुअलिटी के अंदर तो, वास्तविकता के अंदर तो 1929 में आना था, लेकिन इस साइमन कमीशन का गठन किया जा चुका है कब, तो आप कहोगे सर 1927।
मैंने कि भाई ये बताओ कि ये भारत कब आया, तो आपने कहा कि सर 1928। और मैंने कहा कि ये और बताओ कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो आप बताओगे 1930। दोस्तों यहां तक की बात मेरे हिसाब से तो आई होप कि सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को यहां तक की बात में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें साइमन कमीशन के बारे में, तो बेटा साइमन कमीशन से रिलेटेड कि सर साइमन कमीशन जो बनाया गया था, तो इस साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष हुआ करता था, इसका जो अध्यक्ष होगा उस व्यक्ति का नाम होगा, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे इसको लिख देता हूं भाई। ये जो साइमन कमीशन जो बनाया गया था, ये साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष होगा जॉन साइमन। इसका जो अध्यक्ष रहने वाला है तो अध्यक्ष होगा जॉन साइमन। अच्छा सर ये बताओ कि साइमन कमीशन के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ मेंबर यानी कि सदस्यों की संख्या। तो मैंने कि भाई नंबर, इसमें सदस्य तो 7 हुआ करते थे। अच्छा सर सारे के सारे जो लोग हुआ करते थे, 7 के 7 जो लोग थे तो ये कैसे थे, अंग्रेज। 7 के 7 जो सदस्य हुआ करते थे तो ये आपके कैसे हुआ करते थे, मैंने कि भाई ये तो अंग्रेज हुआ करते थे। अब आप इस बात को समझेंगे, 7 के 7 जो लोग थे तो ये अंग्रेज थे, और इसीलिए अब भारतीय जो लोग हुआ करते थे, भारतीय लोगों की ये मांग थी कि सर इन 7 सदस्यों के अंदर भारतीय लोगों को भी स्थान मिलना चाहिए या भारतीय लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों होगा क्या कि साइमन कमीशन के अंदर सारे के सारे लोग अंग्रेज होने की वजह से इस साइमन कमीशन को नाम दिया गया, इसी को कहा गया श्वेत आयोग के नाम से। आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई श्वेत आयोग को साइमन कमीशन को या साइमन आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा श्वेत आयोग। दूसरा दोस्तों, जब ये साइमन कमीशन भारत के अंदर आएगा 1928 के अंदर, तो इस साइमन कमीशन का जगह जगह पर क्या किया जाएगा, विरोध। मैंने कि ऐसा भी हुआ क्या, बोले हाँ सर विरोध तो होगा। और इसके विरोध का कारण क्या था, तो बेटा विरोध के कारण के अंदर आप बताओगे कि सर जितने भी लोग थे, यानी कि ये 7 जो लोग हुआ करते थे, ये सारे के सारे कैसे थे, अंग्रेज। मैंने कि भाई ये बात तो आपकी बिल्कुल राइट है। जब सारे के सारे लोग जब अंग्रेज हुआ करते थे, सारे के सारे लोग जब गोरे हुआ करते थे, तो इसी के कारण भारतीय लोगों के द्वारा इस साइमन कमीशन का क्या किया जाएगा, विरोध। तो दोस्तों साइमन कमीशन एक्चुअलिटी के अंदर 1929 के अंदर आना था, लेकिन साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन का गठन होगा 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप बताओगे 1928। साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, तो रिपोर्ट पेश की थी 1930 में। साइमन कमीशन के बारे में अगर बात की जाए, साइमन कमीशन के बारे में अगर बात की जाए, साइमन कमीशन का अध्यक्ष तो जॉन साइमन, और सदस्य कितने थे, तो आप लोग बताएंगे 7, और सारे के सारे लोग कैसे थे, अंग्रेज। मैंने कि भाई सारे के सारे जब लोग अंग्रेज हुआ करते थे, तो इसलिए इस आयोग को क्या नाम दिया गया, तो आपका आंसर होगा श्वेत आयोग या श्वेत कमीशन के नाम से। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में कि सर जब सारे के सारे जब लोग अंग्रेज हुआ करते थे, तो इसलिए इसका क्या किया जाएगा, विरोध। और इसका जब विरोध किया जाएगा तो यानी कि 7 के 7 लोग अंग्रेज थे, इसलिए इसका क्या किया गया, विरोध। तो आपसे पूछेगा साइमन कमीशन का भारत में विरोध का कारण, तो आप लोग बताएंगे सभी सदस्य अंग्रेज थे। यहां तक की बात आई हो, सबको समझ में आई होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं भाई। नेक्स्ट घटना को अब आप समझेंगे, इसके बाद सर कौन सी घटना घटेगी, तो इस बात को भी आप समझेंगे कि इसके बाद जो घटना घटेगी वो कौन सी घटना घटेगी। तो अगली बात आप समझना दोस्तों, जब ये साइमन कमीशन जब भारत के अंदर आया, जब ये साइमन कमीशन भारत के अंदर आया, तो इस बात को समझना कि सर साइमन कमीशन जब भारत में आएगा, साइमन कमीशन भारत आया, और साइमन कमीशन बेटा भारत में जो आएगा तो ये 1928 के अंदर आया। हाँ सर, साइमन कमीशन की जो एंट्री होगी, साइमन कमीशन का जो आगमन होगा, तो ये आपका होगा कहां से, मुंबई से। और जैसे ही दोस्तों ये मुंबई के अंदर जब इसकी एंट्री होगी, जब इसका आगमन होगा, तो यहीं पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया। आप बताओगे कि सर साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। साइमन जो कमीशन था, तो साइमन कमीशन को ही काले झंडे दिखाए गए, और साइमन कमीशन को जब काले झंडे दिखाए गए, इसका जब विरोध किया गया, तो यहीं पर नारे लगाए गए साइमन कमीशन के द्वारा, यानी कि साइमन कमीशन जो था, जब इसका विरोध किया गया तो नारे लगाए गए, साइमन वापिस जाओ, साइमन गो बैक। आपसे क्वेश्चन करेगा
साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे कहां पर लगे? मुंबई के अंदर। कब लगाए गए? 1928। जब ये भारत के अंदर आया तो उस दौरान साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्लियर है क्या? अब दोस्तों अगली बात आप ये समझना, बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि सर अगर हम बात करें साइमन कमीशन के बारे में, तो बेटा अब इस बात को आप समझना, साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन के बारे में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सर जब ये साइमन कमीशन भारत के अंदर आया तो इसका जगह जगह पर विरोध होगा, और एक जगह होगी जिस जगह का नाम होगा लाहौर। लाहौर में इसका जो विरोध करेगा तो वो विरोध करेगा भाई लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और सर अगर हम बात करें इलाहाबाद के बारे में, तो इलाहाबाद में इसका जो विरोध है, इलाहाबाद में इसका विरोध करेगा, मैंने कि बताओ भाई कौन करेगा? तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो विरोध किया गया, इलाहाबाद में विरोध किया जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाहौर में इसका विरोध किया जाएगा लाला लाजपत राय। यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या भाई? इतनी बातें आप सब लोगों को समझ में आई क्या? कि हाँ सर इतनी बातें हम सबको समझ में आई। तो मैंने कि भाई समझो अब अगली बात को। जब लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का जब विरोध किया जाएगा, तो साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का जब विरोध करेगा, तो इसी दौरान अब आप घटना को समझना, साइमन कमीशन का जब विरोध किया जाएगा तो दोस्तों इस समय पर लाहौर का जो पुलिस कर्मी हुआ करता था या पुलिस अधिकारी जो हुआ करता था, आप ये ध्यान रखेंगे कि सर इस समय पर लाहौर का जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था उस व्यक्ति का नाम था पुलिस अधिकारी, मैंने कि बताओ भाई पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? तो आपने कहा कि सर पुलिस अधिकारी का नाम था सैंडर्स। और दोस्तों इस सैंडर्स ने आदेश दिया, इसने ऑर्डर दिया किसका? मैंने कि भाई लाठी चार्ज का। जब इसने लाठी चार्ज का आदेश दिया तो लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां लगी, और लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु। तो अब इस साइमन कमीशन का और ज्यादा भारत में क्या किया जाएगा? विरोध। तो दोस्तों ध्यान से समझना, साइमन कमीशन भारत में 1928 के अंदर आया। साइमन कमीशन भारत में जब 1928 में आया तो मुंबई से एंट्री होगी, मुंबई से आगमन होगा। विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, नारे लगाए गए, साइमन वापिस जाओ, साइमन गो बैक। और उसके बाद जब इसका जगह जगह पर जहां जहां पर ये साइमन कमीशन भारत के अंदर जाएगा उसी स्थान पर इस साइमन कमीशन का विरोध भी किया जाएगा। मैंने कि ये बात तो सही है। तो सर लाहौर के अंदर इसका विरोध करेंगे लाला लाजपत राय, और इलाहाबाद में इसका विरोध करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि हाँ सर। तो दोस्तों लाहौर का जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम था सैंडर्स, और सैंडर्स ने जब लाठी चार्ज के आदेश दिए तो इस लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां लगी, और लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु। मैंने कि हाँ सर ये बात बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों जब लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो इसी दौरान इस साइमन कमीशन का और ज्यादा क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। तो यहां तक आई होप मेरे हिसाब से आप सब लोगों को, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप सब लोगों को यहाँ तक की जितनी भी बातें थी वो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की जो क्लास है आज हम यहीं तक करेंगे, साइमन कमीशन तक। अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या चर्चाएं होंगी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि सर कौन कौन सी घटना घटी, क्या घटना घटेगी। साइमन कमीशन आ चुका है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में पेश होगी। तो अगली जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करने वाले दोस्तों कहां से? तो आपका आंसर रहेगा कि सर हम शुरुआत करेंगे दांडी मार्च यात्रा से। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।